सो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन क्यों किए गए, क्यों जरूरी थे और किस लिए किए गए सब चीज़ों को जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, संविधान संशोधन से होने से पहले ये जान लो कि संविधान होते कैसे हैं। देखो, एक तो संविधान संशोधन जो होता है, संविधान संशोधन एक साधारण बहुमत के द्वारा होता है और एक होता है विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक है। साधारण बहुमत से संविधान संशोधन करना है तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से 50% से अधिक लोगों लोगों का मतलब पार्लियामेंट में जितने सदस्य हैं उनका बहुमत प्राप्त होना चाहिए। 50% प्लस वन। कितना? 50% प्लस वन। ठीक है। और यह जो होगा आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। ये वाला संविधान में संशोधन करने का प्रावधान 368 के तहत होता है, बट यह इसके अंदर नहीं आएगा जो साधारण बहुमत से होगा। ठीक है। अब होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत मतलब प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है। अब इससे भी अगला कुछ होते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है, राष्ट्रपति के चुनाव में संशोधन करना है। तो इसके लिए हमें एक होना चाहिए, एक तो विशेष बहुमत हमारे पास होना चाहिए और राज्यों से अनुसमर्थन मतलब राज्यों की भी सहमति मिलनी चाहिए, राज्यों से भी। ठीक है। यह उसकी तरह होता है विशेष बहुमत प्लस राज्य की विधानसभाओं के आधे सदस्यों की स्वीकृति होनी चाहिए। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा होता है प्रथम संविधान संशोधन। अब देखो, संविधान संशोधन क्या, सन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है। और 50 में हमारा देश आजाद हुआ और और उसी के एक साल के अंदर अंदर एक संविधान संशोधन आ गया। कहते नहीं है शुरुआत हो गई भाई, यहाँ से शुरुआत हो गई। अब संविधान संशोधन कुछ ही इस तरह से तो नहीं बनाया गया कि हमेशा वही रूल चलते रहेंगे, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार हर चीज में परिवर्तन किया जाता है। उसी तरीके से संविधान में भी परिवर्तन करना उचित समझा उस समय जो लोग सत्ता में बैठे थे। तो आया प्रथम संविधान संशोधन। कौन सा आया? प्रथम संविधान संशोधन। ये था कानून संरक्षण का प्रावधान और संपत्ति अधिग्रहण का प्रावधान। जैसे कि भूमि सुधार प्रावधान लाए गए और संपत्ति मतलब कुछ ही लोगों पर इतनी जमीन थी कि वो उतनी जमीन में खेती भी नहीं कर पा रहे थे। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनके पास रहने लायक जमीन नहीं थी। फिर सरकार ने भूमि सुधार और संपत्ति को अधिग्रहण करने का प्रावधान पर उसने किया था। ठीक है। और न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए 9वीं अनुसूची में जोड़ा। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट द्वितीय संविधान संशोधन सन 1952। लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमाने पर इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित किया गया कि एक सदस्य 7,50,000 से अधिक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है। मतलब 7.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है। अब आता है हमारा सातवां संविधान संशोधन। राज्य के मौजूद वर्गीकरणों को समाप्त करके करते हुए इसमें राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी। उन्होंने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित किया। ठीक है। दूसरी अनुसूची में संशोधन संविधान की 7वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण की मांग और संबंधित अनुसूचियों का संशोधन था। ठीक है। अब आता है हमारा 10वां संविधान संशोधन। दादरा नागर दादरा नागर हवेली
को भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। मतलब यूनियन टेरिटरी में दादरा और नागर हवेली को यूनियन टेरिटरी में शामिल कर दिया, ताकि राष्ट्रपति इस क्षेत्र में शांति और प्रगति सुशासन, मतलब राष्ट्रपति यहाँ शासन कर सके, राष्ट्रपति के तहत यहाँ देखभाल हो सके। इस तरीके से 10वां संविधान संशोधन दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन उठता है, दादरा और नागर हवेली को कौन सी संविधान सूची में, कौन सी संविधान संशोधन सूची में शामिल किया गया? तो 10वां संविधान सूची में। ठीक है, अब आता है हमारा 15वां संविधान संशोधन। उच्च न्यायालय को उनके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से बाहर किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को रिट जारी करने का अधिकार, मतलब उच्च न्यायालयों को भी रिट जारी करने का अधिकार दे दिया। और सेवानिवृत्त जो 60 वर्ष में जो होते थे, उनकी आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। तो क्वेश्चन उठता है, कौन से संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो होता है हमारा 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन 1963। चलिए ये बताओ, यहाँ पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? यहाँ पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, और वो पंचवर्षीय योजना क्या थे, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो सभी बताओ आप। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 297, 311, 316 में संशोधन, और इसी के तहत 297, 311 और 316 में संशोधन किया गया। ठीक है, और एक उच्च, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने वाले न्यायाधीशों को मुआवजा और भत्ता प्रावधान। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जाने वाले न्यायाधीश को भत्ता का प्रावधान किस में किया गया? ठीक है, अब आता है हमारा 24वां संविधान संशोधन सन 1971। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन 1971। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि में मौलिक अधिकार भी शामिल थे। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य कर दिया गया। मतलब संविधान संशोधन जो होगा, राष्ट्रपति की मंजूरी देने के लिए अनिवार्य कर दिया, राष्ट्रपति उसे मना नहीं कर सकता। ठीक है, अब आता है इस अधिनियम के तहत अनुच्छेद 13 में संशोधन करना, ताकि यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी संविधान संशोधन पर लागू ना हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 25वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन 1971, ये इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम ने संपत्ति को मौलिक अधिकार को सीमित करा। मतलब यहाँ पर आते आते क्या था, संपत्ति के अधिकार को सीमित करते जा रही थी, आगे जाके इसको इसको खत्म भी कर देंगे, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से खत्म भी कर देंगे। ठीक है, अब आता है 26वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 291 और 362 को हटाकर एक नया अनुच्छेद 363A जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि भारतीय राज्यों को शासकों को दी गई मान्यताएं समाप्त कर दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 34वां संविधान संशोधन 1974। इस 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 संशोधन के अधिनियम से संविधान को 9वीं अनुसूची में संशोधन करके कानूनी को संभालने की प्रस्ताव रखा। ठीक है, नेक्स्ट 38वां संविधान संशोधन 1975। 38वां संविधान संशोधन 1975। संविधान का 38वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 123, 213 और 239 भी, 352, 356, 359 और संशोधन करना चाहता था। ठीक है, पर ये हो नहीं पाए थे शायद, ये मुझे क्लियर नहीं है, बट हो नहीं पाए थे। भारत के राष्ट्रपति ने आपातकाल को गैर न्यायसंगत घोषित कर दिया। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायाधीशों को अध्यादेश को गैर न्यायसंगत बना दिया। ठीक है, अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 1976 में आया था, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है।
क्योंकि इसमें काफी कुछ परिवर्तन हुए थे, क्योंकि इस संविधान संशोधन में काफी कुछ परिवर्तन हुए थे। इसमें इसमें देखो, सबसे इम्पोर्टेंट समाजवादी समाजवादी शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, अखंडता का शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना में जोड़े गए थे। प्रस्तावना में कौन से तीन जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और मौलिक कर्तव्यों को नागरिकों द्वारा जोड़ा गया, भाग 4A में। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को मतलब मौलिक कर्तव्य लोगों के कर्तव्य। और 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का रखरखाव कर दिया, मतलब 1971 की जनसंख्या मतलब जनगणना को बेस माना और राज्य की विधानसभाओं को सीटों का वो स्थानांतरित कर दिया। ठीक है। न्यायिक जांच से परे संविधान संशोधन किए। और इसमें जो था, लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभाओं के विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। फिर बाद में इसे 5 वर्ष ही कर दिया गया। जब तक जब तक कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता, तब तक निर्देशानुसार कानूनों को न्यायपालिका में अमान्य ही माना जाएगा। ठीक है। राज्य नीति में 3 नए निर्देश सिद्धांत जोड़े गए। समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रावधान। ठीक है। और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि एक एक बार 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई। मतलब अब जो राष्ट्रपति शासन जो था, वो 6 वर्ष से एक 6 वर्ष तो पहले था। संविधान में पहले जो था वो 6 वर्ष तक रह सकता था अगर किसी में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, बट इस संविधान संशोधन से यह 1 वर्ष कर दी गई। ठीक है। शिक्षा, वन्य और पशु पक्षी जैसे के लिए माफ किए गए। ठीक है। राज्य सूची, समवर्ती सूची। 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के तहत एक सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ, ये है वो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ, आंतरिक अशांति शब्द का उपयोग हटाकर के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। आंतरिक अशांति का मतलब क्या था? जब 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जब आपातकालीन इमरजेंसी की घोषणा की थी, तो इस बेसिस पे की थी कि देश में आंतरिक अशांति के कारण ही कर दी। बट इतनी बड़ी कोई हिंसात्मक नहीं थी कि जिससे कोई घटना घटना घटित होती। बट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने अपने चलते और चुनाव हार जाने की वजह से सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने ये चाल चली, पर हार गई थी। लेकिन फिर बाद में वही प्रधानमंत्री बनी थी, क्योंकि 1978 में जेपी नारायण की पार्टी जीती है। पर अनिश्चितता मतलब स्टेबिलिटी नहीं थी उस पार्टी में। और लोग कहीं कहीं के जुड़े हुए थे। एक पूरी पार्टी नहीं थी, बल्कि लोगों का जुड़ा हुआ था। पर क्या हुआ, 1980 में फिर वो हार जाते हैं। मतलब पार्टी वो हो जाती है, विघटित हो जाती है, उनके पास बहुमत नहीं लेता है। फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आ जाती है। ठीक है। 51वां संविधान संशोधन। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम को अनुसूचित जनजाति लोकसभा सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है। मेघालय और नागालैंड की विधानसभाओं में आरक्षण का भी प्रावधान। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन। ठीक है। इस संशोधन अधिनियम को में दल बदल विरोधी कानून पास किया गया। दल बदल विरोधी मतलब क्या था? एक ऐसा कानून, जैसे किसी पार्टी के साथ खड़े होकर इन्होंने इलेक्शन जीत लिया। अब क्या हुआ, इनकी उन पार्टी से बाद में बनी नहीं, फिर उन्होंने ये पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी बना दी। पर ये दल बदल विरोधी जो था, अगर तुम इस पार्टी से जीते हो तो इस पार्टी के साथ ही रहना पड़ेगा। अगर इस पार्टी को छोड़ते हो तो आपकी सीट को वैलिड नहीं माना जाएगा, इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। इसलिए दल बदल विरोधी कानून आएगा, क्योंकि सत्ता में स्टेबिलिटी लाने के लिए ही यह कानून पास किया गया था। इसका और कोई उद्देश्य नहीं था। अब जैसे क्या था कि 20 विधायक हैं, 20 में से 10 तो स्टेबल हैं और 10 स्टेबल नहीं है। अब क्या हुआ, 5 इधर है, 5 इधर है। अब ये 10 कभी इसकी सरकार बनवा देंगे, कभी इसकी सरकार बनाएंगे, क्योंकि सरकार में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक विकास नहीं होगा, क्योंकि वहां आदमी बैठ ही नहीं पाएगा।
अब आता है 61वां संविधान संशोधन। इसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। अब सर आप पूछ रहे होगे कि पंचायतों के चुनाव के लिए क्या, तब तक यहाँ पंचायतों को कानूनी अधिकार ही नहीं मिला था, संवैधानिक दर्जा ही नहीं मिला था। वो तो 72वां और 73वां संविधान संशोधन हुआ है, तब उन्हें संविधान का संशोधन मिला है, वो भी जब उसके बाद 4 साल बाद। ठीक है, इसलिए अब आता है 65वां संविधान संशोधन। अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारियों के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का स्थापना की गई। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन 1991। दिल्ली को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया गया। 69 कब? 1991। ठीक है, 70 सदस्यीय विधानसभाएं और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 बताई थी अभी। पंचायती राज्य को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, पंचायती राज को 11वां जोड़ा गया। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया। ठीक है, त्रिस्तरीय मॉडल के आधार पर 74वां संविधान संशोधन, इसमें शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। गांव में ही थोड़ी ना आदमी इलेक्शन जीत करता है, शहर में भी लोग निवास करते हैं, उसी आधार पर गांव और शहर दोनों में किया गया। 76वां संविधान संशोधन, इस अधिनियम में न्यायिक समीक्षा में सुरक्षा प्रदान करना और 9वीं अनुसूची में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 को शामिल किया गया। ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों में राज्य की सेवाओं और पदेर के 77वां संविधान संशोधन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 1955 से ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया। अब आता है 80वां संविधान संशोधन 2000। अब हम एंट्री कर चुके हैं 2000 में। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारों के लिए राजस्व हस्तांतरण वैकल्पिक योजना बनाई गई। ठीक है, 85वां संविधान संशोधन 2001। ये पूछ सकता है कि 85वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2001। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षण के नियम को आधारित किया गया। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, मतलब सन 2002 में प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन को जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया 21A के तहत। और राज्य में 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और अनुच्छेद मार्गदर्शक सिद्धांत जो थे 45 में भी बदल दिया गया। और अनुच्छेद 51A के तहत नए मौलिक कर्तव्यों में भी जोड़ा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक जो माता पिता या अभिभावक हैं, उनका कर्तव्य है कि वह बच्चों को शिक्षित कराएं। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003, केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया ताकि दल बदलू को रोका जा सके और असीन होने जा रही। ठीक है, दल बदल जो कानून था उसको मजबूत करने के लिए प्रावधान किया गया। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर निजी और गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। मतलब 93वां संविधान संशोधन जो था सन 2005। और आप लोगों को पता होगी 2005 में क्या था?
तेंदुलकर कमेटी आई थी गरीबी को लेकर अपना रिपोर्ट। 97वां संविधान संशोधन 2012। इस अधिनियम के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। 97वां संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है। अब आता है 99वां संविधान संशोधन 2014। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नामक एक निकाय द्वारा प्रस्तावित किया गया। ठीक है। हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को अधिनियम असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया। मतलब ये जो था असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा होगा हमको हम पर ही कानून बनाने चले और हमारे पास ही आएगा पास होने के लिए लास्ट में, और उन्होंने सोचा अमान्य घोषित कर दिया जाए। अब आया 100वां संविधान संशोधन। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में संशोधन करके भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुए समझौतों को किया गया। मतलब 100 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुछ भारत की भूमि बांग्लादेश को दी गई और भारत से बांग्लादेश की कुछ दी गई। मतलब सीमाओं का सही स्थानांतरण किया गया। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी गुड सर्विस टैक्स जो था लागू किया गया। यह 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। ठीक है। 102वां संविधान संशोधन 100 इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग ने संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और इस अनुसूचित जाति आयोग और पिछड़ा वर्ग के लिए अपने कार्यों को मुक्त किया और इन्हें आरक्षण प्रावधान करने की कोशिश की। ठीक है। 103वां संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस राज्यों और नागरिकों को किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और उन्नत के किसी भी कराना। 10% शीर्ष जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट या अप्लाई करने वाले कैंडिडेट होते थे उनको 10% आरक्षण प्रदान किया गया। 103वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण की समाप्ति सीमा 70 वर्ष से 80 वर्ष कर दिया गया और लोकसभा और राज्यसभा विधान में एंग्लो इंडियन को सीटों को समाप्त कर दिया गया। मतलब क्या था, लोकसभा और राज्यसभा में पहले एंग्लो इंडियन की सीट हुआ करती थी, उसको समाप्त कर दिया गया। अब तुम्हारा कोई काम नहीं, हटाओ, इन कर दिया। ठीक है। 105वां संविधान संशोधन। इसमें राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें मान्यता देने के लिए किया गया। यह संशोधन 15 अगस्त 2021 को प्रभावी हुआ। ठीक है। 106वां संविधान संशोधन। इसमें महिला आरक्षण से संबंधित है। मतलब 106वां संविधान संशोधन महिला आरक्षण से संबंधित है। इसे अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर आरक्षित था। यह संशोधन 2023 में पारित हुआ। ठीक है। और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति ने सहमति प्राप्त हुई। ठीक है। थैंक यू।